जम्मू कश्मीर के हालातों की अगर बात की जाए तो किसी किसी से छुपे हुए हालात नहीं हैं। इसी बीच अपोजिशन पार्टी जो है वो एकजुट होकर जो है वो सामने नज़र आ रही है। और कल भी दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो रखी गई थी, जिसके अंदर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और बाकी कई सियासतदान जो थे वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसी बीच पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जी वहाँ से जो थी वो लुप्त होती हुई नज़र आई। लेकिन खैर अपोजिशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे आ चुकी है। और कड़ा विरोध जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नए से नए कानून जो बनाए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं बिना लोगों की राय जाने हुए, उनके ऊपर जो है वो अपोजिशन जो है अब बोलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपोजिशन उस लेवल की अपोजिशन नहीं कर पा रही है जिस लेवल की अपोजिशन होनी चाहिए। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता बशीर अहमद साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बशीर साहब, कल ऑल पार्टी मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, जिसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पे मौजूद थे। क्या पूरी बातचीत हुई है और कितना आने वाले समय के अंदर जो है ये मीटिंग्स जो है वो सक्सेसफुल जो है हम देख पाएंगे? ये जो कल की बातचीत वहाँ हुई है, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ता जम्मू के अंदर ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी, मासवाए बीजेपी। और बीजेपी चूँकि रूलिंग पार्टी है और उसके साथ एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो उन्हीं की पैदा करदा हैं, वो उनकी बी टीम है, उसमें वो शामिल नहीं होते। तो उसमें डिस्कशन हुआ जम्मू कश्मीर की सिचुएशन, जिसमें आपने जो राइटली कहा कि यहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई, जो इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर बुलडोज़र चलाने की बात आई, इसी तरह लैंड लॉज को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उसको बाहर के लोगों को ज़मीन देने का जो रास्ता निकाला गया है, वो सारे डिस्कशंस हुए। और उस डिस्कशन के दौरान ये फ़ैसला हुआ कि अच्छी बात ये होगी कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशंस हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको भी अप्राइज़ किया जाए और उसके बाद उनको भी उनको साथ लेके चलें, ताकि पूरे मुल्क के अंदर पता लगे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो उस सिलसिले में जो फ़ारूक साहब ने मीटिंग बुलाई, और जब आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती चूँकि पहले ही टूर बना चुकी थी रजौरी पुंछ का, तो वो उसमें शामिल नहीं हो पाई, लेकिन उनका नुमाइंदा वहाँ गया हुआ था और उस मामले में अपोजिशन जो है सारी इकट्ठी है। वहाँ कल जो बातचीत हुई है वो पहले तो पार्लियामेंट अपोजिशन के अंदर जो अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो सारी पार्टियाँ इकट्ठी थीं, 18 पार्टियाँ थीं। और यहाँ जम्मू कश्मीर से जो अपोजिशन के लोग गए थे वो भी थे। उन्होंने आपस में भी डिस्कशन किया, उनके साथ बातचीत की, इन सब मुद्दों को वहाँ उठाया। और खुसूसन जो लेटेस्ट मुद्दा है यहाँ, जो वो एपटैक का है, जिसमें नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, उनको लाठियाँ पड़ गई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले और वहाँ उनको ये कहा गया कि जब आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो चुनाव को क्यों आप टाल रहे हैं। तो अब चूँकि फ़ारूक साहब आने वाले दिनों में यहाँ आएंगे और वो सारी चीज़ें, और ये भी शायद कल मैंने सुना कि सारी अपोजिशन ने ये कहा है कि आने वाली जो मीटिंग होगी, वो जो दिल्ली के अंदर अपोजिशन है, पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन, वो सारे लोग जम्मू कश्मीर में आके मीटिंग करेंगे, और जो अच्छी बात है। मतलब कि जो वहाँ की जितने भी अपोजिशन है, चाहे सेंटर की कांग्रेस की अगर बात की जाए या वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ जो हैं, वो सब मतलब कि यहाँ जम्मू में आके अब मीटिंग नेशनल लेवल की जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उसमें सब शामिल हैं, जिसमें ममता बनर्जी है, जिसमें शरद पवार है, जिसमें ये जो है क्या नाम है आपके यूपी के मुलायम सिंह यादव का जो बेटा है अखिलेश यादव वगैरह, वो सब ऑन बोर्ड हैं। और उन सब को भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, चूँकि अब जम्मू कश्मीर का वो नहीं रहा, वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं और गवर्नमेंट को इस मामले में मजबूर करें कि वो यहाँ इलेक्शन कराएं। कल एक और तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके अंदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो सदर के बाहर जो हैं अपोजिशन लीडर्स के साथ खड़े होकर जो है नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। अब 2014 में जब तब्दीली आई मुल्क के अंदर, तो हर एक ने कहा कि
तब्दीली हमेशा अच्छे के लिए होती है। लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब 2023 9 साल होने लगे हैं और लोगों की जो मुश्किलात हैं इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है और मुल्क की इकॉनमी जो है वो डामाडोल हो गई है। और शायद आपको मैं बताऊं कि 1 साल या 1.5 साल पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से 3,70,000 करोड़ रुपया निकाल के, जो कभी नहीं निकला था, तो हमने सोचा कि चलो मुश्किल वक्त में अगर उसको निकाला गया है तो उसके बावजूद, लेकिन बाद में यह पता लगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ अडानी के लिए हो रही हैं। अब लोगों ने भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने लोगों की राहत के लिए तो कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के ऊपर वो लोगों से टैक्स भी वसूल कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह उसको भी मल्टीप्लाई करते गए, लेकिन लोगों की मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि महंगाई इस हद तक चली गई जो बर्दाश्त से बाहर है। तो अब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है या ब्रूट मेजॉरिटी होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। इसलिए वो मजबूर हो गए पार्लियामेंट के बाहर आके। और ये भी हकीकत है कि जो इनका एटीट्यूड है ये अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं। किसी ने बात की नहीं तो ईडी ने पकड़ा नहीं, किसी ने बात की नहीं तो पुलिस वाला खड़ा हो गया। तो वो चीज़ भी अब महसूस की जा रही है कि बात खुल के बात करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए सारे अपोजिशन वाले बाहर आ गए और उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने वहाँ, चूँकि राहुल गांधी ने वहाँ स्टेटमेंट दिया था लंदन में, तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं जी इसका माफ़ी मांगो। तो उन्होंने कहा भाई माफ़ी किस मांगी, कि उसमें वजाहत की खाड़गे ने। और उसके बावजूद वो जो हाउस चलाना है ये जिम्मेदारी होती है अपोजिशन की, इसकी रूलिंग पार्टी की। तो रूलिंग पार्टी ही शोर कर रही है और रूलिंग पार्टी ही 3 दिन से हाउस नहीं चलने दे रही है एक इशू को बना के। तो ये लिहाजा आप चूँकि वो लोग आ गए पार्लियामेंट के बाहर, उनको नारे लगाने पड़े। बशीर साहब, आपने एपटेक की बात की। 2 वर्ग के एस्पेरेंट्स वर्सेस एस्पेरेंट्स हो चुका है इस समय। एक एस्पेरेंट कहता है कि एपटेक जैसी कंपनी को जो है वो नदी के लखनपुर के बाहर जो है वो फेंकना चाहिए। लेकिन एक एस्पेरेंट ऐसा है, वो कहता है कि हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत क्यों ज़ाया की जा रही है, हमारी उम्र हाथ से निकल रही है। अगर आज ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर भी जो है ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये जो कह रहे हैं कि इस कंपनी को बाहर खदेड़ के फेंक देना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज दिन तक कभी कोई एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं किया। ये वो लोग हैं, उनकी वजह से हम लोगों को भी जो है सफ़र करना पड़ रहा है। पढ़े लिखा हुआ जो युवा है वो सड़कों पे नहीं है। ये वही है कि जो पेपर पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो सड़कों पे आ गए कि इसमें स्कैम है। पहली चीज़ ये है कि एपटेक का इशू कहाँ से शुरू हुआ, लोग जो नौजवान है वो सड़क पे क्यों है। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि 2014 के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, नौजवानों के जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच किया जाएगा। लेकिन आहिस्ता 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 9 साल होने लगे, नौजवान जो हैं वो मजबूर हो गए सड़कों के ऊपर। इस दौरान में जो नौजवान पढ़े लिखे ओवर एज होने लगे, आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया तो स्कैम बन गया। वो जो अकाउंट्स क्लर्क्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ तो वो अकाउंट्स बन गया, कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह जितने भी ये कोशिश इन्होंने की वो एंटी यूथ थी। तो लोग, नौजवान को भरोसा नहीं रहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। करना तो गवर्नमेंट को ही था, गवर्नमेंट ने ही ये चलाना था। तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नौजवानों को देना चाहिए था कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हर एक कोशिश जब उनकी वो स्कैम में साबित हो गई, तो इसलिए जो लास्ट एपटेक की है, तो एपटेक का पता लगा कि ये ब्लैक लिस्ट हुई थी एक ज़माने में, यूपी ने की थी। तो अब मुझे लगता है कि नौजवान ठीक कह रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया एग्ज़ाम। अब डेफर किए तो कब तक किए, कितनी देर के लिए किए। इससे भी नौजवानों को लग रहा है कि ये जी परेशानी हो गई है कि अब चूँकि नौजवान जो ओवर एज हो रहा है उसका हाथ से वो मौका जा रहा है, तो उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मगर बशीर साहब, जिस तरह से ये लोग सामने आते हैं, स्कैम, जब ये सड़कों पे ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, आपको नहीं लगता जो छोटे युवा हैं उनके ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं असर जाता है? क्योंकि बीते दिनों की अगर बात की जाए तो 10वीं क्लास का जब रिज़ल्ट बाहर निकला तो उस समय एक बड़ा हजूम जो है वो बोर्ड के बाहर देखने को मिला और ये कहा गया कि इस रिज़ल्ट के अंदर भी जो है वो धांधली की गई है। आपको लगता नहीं है कि ये जो पढ़े लिखे युवा है जो अब मतलब कि अपनी नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, इनको जो है एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए
छोटे युवाओं के लिए, ना कि उनको भी जो है इस लाइन में लाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के ऊपर एफआईआर, खुदा न खासा एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका तो करियर ही तबाह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हैं ये पहली दफ़ा नहीं होने लगे। बोर्ड के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पहली दफ़ा हो रहे हैं, इससे पहले नहीं एग्ज़ाम होते थे। तो ज़रा ये स्टडी की जाए ना कि बच्चे सड़कों के ऊपर क्यों आ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को आपने जब ये किया, कोविड के दौरान ऐसी सिचुएशन हो गई कि ऑनलाइन बच्चों को एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुए। तो मैं आपके माध्यम से ये नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि नौजवान गलत नहीं है, मिसट्रस्ट है। अगर कोई चीज़ उभरती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो जुमा हैं, जो ज़िम्मेदार जगहों पे बैठे हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इनका। वो कहते हैं अच्छा जी सड़कों पे जाएंगे, लाठी मारेंगे, घर में भगा देंगे। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। तो वो आए ना सामने, डिस्कशन कराएं, बाज़ाब्ता कहें कि नहीं जनाब जो कुछ हम कर रहे हैं ठीक है, वो तो हो नहीं रहा है। अब अगर ये गलत थे तो इन्होंने डेफर क्यों किया एग्ज़ाम? इनको कर लेना चाहिए था, नहीं ना किया। जब डेफर किया तो लगा कहीं ना कहीं तो गलती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के बोर्ड के कभी भी लोग उसके खिलाफ नहीं जाते थे, सड़कों पे नहीं आते थे। ये तो पिछले 5-6 साल 8 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और इसमें भी ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि हुई हैं गलतियाँ, हुई हैं, पकड़े गए हैं लोग, कईयों को अंदर डाल दिया गया है। लेकिन जस्टिस का मतलब यह है कि अगर आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एड्रेस दी प्रॉब्लम ऑफ द यूथ। जो पढ़ी लिखी नौजवान हैं उनको उन्होंने मतलब एड्रेस सही नहीं किया, वो उसको कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुई, इसकी वजह से सड़कों के ऊपर हैं। बाकी रहा ये कि मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज होता है। तो जब किसी जगह पे भी कोई चीज़ लगता है कि यहाँ कोई टेम्परिंग हुई है तो एकदम नौजवान बिखर जाते हैं। और वो हर एक आदमी का हक है फिर उसके अंदर देखने का कि शक के दायरे में जब आते हैं। गवर्नमेंट फेल हो गई है नौजवानों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में, और आज वो सड़कों के ऊपर हैं। मैं आपको बताता हूँ, डेली वेजर्स सड़कों के ऊपर हैं, गलत नहीं करें। वो कहते हैं जब आपके पास सारा कुछ है तो हमें दे दो भाई। जो हमारे साथ एक था कि 8-10 साल के बाद करना था, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर बीजेपी के अंदर कमेटी बन गई, मान के चलिए पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी कमेटी बना रही है। हमने कहा चलो अच्छी बात है, शायद बीजेपी के वोट इसी से बनेंगे। तब भी कुछ नहीं हुआ, वो लोग भी रिटायर बूढ़े हो गए बेचारे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इनकी सोच ही नहीं है लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना है, तो वक्त आ गया है कि लोग इनको हटा देंगे। लोग अब तंग आ गए हैं, लोग इनको हटा देंगे। इनकी सारी पॉलिसीज़ एंटी पीपल हैं। बशीर साहब, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, जम्मू के अंदर लग रहे हैं, कहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ। लेकिन इसी बीच नेताओं की बिजलियां भी काटी जा रही हैं। बड़े बड़े गद्दावर नेता जिन्हें गुलाम नबी आज़ाद साहब, रविंदर रैना साहब, नीलम लंगेह साहब, इनकी बिजलियां काट दी गई। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये लगा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं। मीटर पहले नहीं थे, तब भी लोग बिजली का फीस देते थे। मीटर लगे तो उस वक्त मुझे याद है एक मीटर लगे, उन्होंने कहा जी जिन एरियाज़ में मीटर लगेंगे उनमें हम 24 घंटे बिजली इंश्योर करेंगे। तो लोगों ने कहा आ जाओ, लगाए। वो मीटर गलत हो गए। इन्होंने स्मार्ट मीटर का नाम लिया। आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं लेटेस्ट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर्स आ गए। जब तक आप 100% नहीं लगाते हो, आप कैसे बढ़ाते हो किराया? पहले 100% उसकी इंश्योर करो ना। एक मोहल्ले में आप स्मार्ट मीटर लगाते हो, उसका डबल किराया वसूल कर रहे हो, और जिसको नहीं लगा है उससे आप पुराना किराया का। तो ये कौन सा इंसाफ है? और मैं परसों पढ़ रहा था कि अभी 10% ही स्मार्ट मीटर लगा है, तो फिर आप कैसे किराया उसको रेज कर रहे हो? इस सेंटर के जो नेता हैं जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर चोरी में दूसरे नंबर पर है। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं। यहीं पे बिजली पैदा होती है और यहीं के लोगों को चोर भी। ये बहुत बड़ा इशू है। जब हम गवर्नमेंट में थे, जब हम गवर्नमेंट कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या दूसरे, तो जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स को उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है।
तो मुझे लगता है कि वक्तन फ़ौक्तन कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं कि जहाँ बिजली पैदा होती है उनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको वहाँ से ख़रीदनी पड़ रही है। वक्त आ गया है कि नौजवान इसके ऊपर भी स्टडी करेगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर बिजली पंजाब के अंदर मुफ्त दी जा सकती है, यूपी के अंदर मुफ्त दी जा सकती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्त तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उनको रीज़नेबल रेट्स के ऊपर, क्योंकि बिजली वहाँ से पैदा होती है, कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ज़मीन के मामले में धोखा हो रहा है, एजुकेशन के मामले में धोखा हो रहा है, और वक्त आ गया है कि लोग इस चीज़ को समझें, वक्त आ गया है कि नौजवान इस चीज़ को समझें और इसका मुकाबला करें। मगर इस तरह की स्टेटमेंट देना राज्यसभा के अंदर आर.के. सिंह के द्वारा कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, ये बिजली चोरी करते हैं, पहले नंबर पे नागालैंड है, 60% बिजली अगर चोरी होती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बिजली चोरी करते हैं। इस पर बात करूँ, चोरों को सारे चोर नज़र आते हैं, जिसका जो माइंड सेट उनका है वही वो देखते हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि चोरी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूरी उसमें है, एक सोसाइटी के अंदर ऐसा सिस्टम है। तो मगर चूँकि मैं यही कहूँगा कि चोरों को ज़्यादा चोर नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हमें चोर, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि रिसोर्सेज हमारे हैं और हमको ही तरसाया जा रहा है कि हमें बिजली नहीं। रात को भी जब थोड़ी सी हवा चलती है तो बिजली चली जाती है, सारी रात ही बिजली नहीं आती है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं मान कर चलता हूँ कि कमियां हैं, पास्ट में भी कमियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए अगर ये करते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। ये जो नई नई टर्मिनोलॉजी ला रही हैं, ये कंपनीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं। ये जो स्मार्ट मीटर बनाने वाले हैं उसको फ़ायदा देने के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा घपला है। लेकिन हम समझते हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगा रही है ये कंपनी, इसके पीछे भी एक बड़े नेता के बेटे का हाथ है और उसकी कंपनी है, तो उसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है ये स्मार्ट मीटर्स लगाए। इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर एक डिबेट चल रहा है कि इंडिया टोटल फ़रोख्त कर दिया गया है। किसको? अडानी को। अडानी जब नीचे आने लगा तो इनके भी कांपने लगे कि भाई यार हम तो गए। तो ये पिछले 9 साल में बीजेपी ने सिर्फ अडानी को टॉप का बिजनेसमैन बनाया पूरे वर्ल्ड में, और पूरे इंडिया का पैसा उन्होंने अडानी को दे दिया। और अडानी के साथ कौन कौन है ये आने वाले वक्त में आप, इसीलिए कल वो गए वहाँ सारे एमपीज़, उनको कहा कि ईडी जो है उसको हक है कि वो जाए छापे मारे, लेकिन उनको भी मारे। इस पर क्यों नहीं ईडी, इस पर ईडी क्यों चुप है? जब अडानी का वो सारा हुआ तो उसमें ईडी क्यों नहीं गई? तो इसी से लगता है कि ये विंडिक्टिव एटीट्यूड है, ये अपोजिशन को क्रश करना चाहते हैं, लेकिन जहां इनके अपने लोग हैं उनको ये छेड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये कहना है बशीर साहब का। और आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।